हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो में एक्चुअली हम सोचेंगे, हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से एक बहुत ही पिद्दी सी, एक बहुत ही छोटी सी एक्सपेरिमेंटल चीज़ या एक चीज़ जो बहुत ऐसे ईजिली नहीं दिखती है, उसकी वजह से आज हमारे आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, लाइट है, कंप्यूटर है, टीवी है, फैन है, बल्ब है, मोबाइल फोन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सब डेवलप हो सकी। तो ये जो पिद्दी सी चीज़ है, इसको बोलते हैं चार्ज। और इस चार्ज के ऊपर एक पूरी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एग्जैक्टली किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से कितनी सारी वॉर्स हुई इसके बीच में, किस तरीके से कितने सारे साइंटिस्टों की स्टोरीज इसके साथ रिलेटेड है। एक नंबर ऑफ पीपल दे वर एंगेज्ड टू डेवलप दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ एंड इट्स स्टिल डेवलपिंग। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया आपके सामने आता रहता है। आप देखो हर दिन कुछ ना कुछ एक नया फोन रिलीज होता रहता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी रिलीज होती रहती है अपने आसपास, राइट। तो इतना सब कुछ हमारे आसपास चल रहा है और ये सब पॉसिबल हो सका है सिर्फ एक पिद्दी से चार्ज की वजह से। और ये इतना छोटू सा है जो हमें दिखता भी नहीं है। तो एग्जैक्टली किस तरीके से सामने आया, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहो तो आप जान सकोगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे आसपास आज की डेट में हो पाई है पॉसिबल, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की जो स्टोरी है वो आज से 2600-2700 ईयर्स अगो पहले की बात है, अराउंड 600 BC में, जहाँ पे ग्रीस में एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, एक फिलोसोफर था जिसका नाम था थेल्स, और वो थे थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस ग्रीस में एक जगह थी। तो सबसे पहले उन्होंने नोटिस की कि जो एम्बर होता है, अब ये एम्बर क्या भला है? एम्बर एक्चुअली होता है, कई सारे आपने पेड़ों में से देखा होगा, गोंद जैसा व्हाइट व्हाइट निकलता है और वो जब सॉलिडिफाई होता है तो ऐसा येलोइश कलर का बनता है, उसी को एक्चुअली एम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो एम्बर है, इस एम्बर को आपने मेरे ख्याल से जुरासिक पार्क जो मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो डायनासोर्स को डेवलप किए थे। एक्चुअली मूवी में ऐसा दिखा है कि जो डायनासोर्स थे उनका जो डीएनए बेसिकली साइंटिस्टों को चाहिए था डायनासोर को डेवलप करने के लिए, तो वो जो डीएनए है वो एक्चुअली एक एम्बर के टुकड़े में एक मच्छर फंसा हुआ था। तो उस मच्छर के अंदर में से उसका खून निकाला गया, तो उसमें एक्चुअली डायनासोर का ब्लड था। तो वहाँ से डीएनए निकाल के फिर डायनासोर्स को उन्होंने डेवलप किया। तो वो जो जहाँ पे मच्छर फंसा हुआ था वो एक्चुअली एम्बर था, आपको ध्यान होगा। तो थेल्स जो थे, तो उन्होंने एक चीज़ ये नोटिस की, ये जो एम्बर होता है, इस एम्बर को जो अपन रब करते हैं, राइट, किसी भी चीज़ से, एनिमल के स्किन से, जैसे बिल्ली के फर से रब किया, तो ये क्या करता है, आसपास के डस्ट पार्टिकल्स को या हेयर्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो एग्जैक्टली क्यों हो रहा था वो तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन कुछ अद्भुत हो रहा था ये उनको ज़रूर समझ में आया। तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ चलता रहा और उन्होंने एक बार ये भी देखा कि जब उसको घिसते हैं तो इतना, मतलब कभी बहुत ज़्यादा अगर घिसें तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क भी वो देखने को मिलता है, उसमें से एक स्पार्क ऐसा चिंगारी ऐसा जंप करके जाता है, तो वो भी उनको देखने को मिला। लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या था वो समझ नहीं पा रहे थे। देन इसके बाद कुछ टाइम और बीता और अगले 400 सालों में अपन पहुँचते हैं चाइना में। अब चाइना में क्या होता था, चाइना में जो लोग थे वहाँ के, उनको लोड स्टोन मिला। अब ये लोड स्टोन एक्चुअली मैग्नेटाइट को ही बोलते हैं। मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो चाइनीज लोगों ने एक्चुअली इस लोड स्टोन को यूज करके कंपस बनाया। तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंपस था वो चाइनीज लोगों ने बनाया था, तो उसको चाइनीज लोड स्टोन कंपस भी बोलते थे। तो ये जो कंपस था बेसिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता था अपने पास, जैसे की रिंग्स में भी होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, वही कंपस होता है, राइट। तो चाइनीज लोगों ने एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली चीज से, मतलब उनको उस टाइम पता नहीं था कि वो मैग्नेटिक होता है, राइट, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि नॉर्थ बताता है। तो उसका यूज करके उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स किए, लाइक एक्सप्लोरेशन या मैप वगैरह बनाना। तो उस टाइम सोचो चाइनीज लोगों ने इतना दिमाग लगा लिया था। अब स्टोरी और आगे बढ़ती गई, बहुत सारी चीजें बीच में जो हिस्ट्री के है वो डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपने पास। देन 1600s में एक हमारे जो सुल्तान आते हैं, मिस्टर विलियम गिलबर्ट, ये एक्चुअली इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए इन मैग्नेट्स वगैरह के साथ, लोड स्टोन के साथ। तो उनको उस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था ये कि कैसे काम करता है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ समझ ली थी कि अर्थ जो है वो भी एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, अर्थ के आसपास जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से एक जो अपने लोड स्टोन वगैरह वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो उस तरीके से वो कुछ अलाइन होके नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। वेयर एज
पुराने ज़माने के जो लोग थे, उनके पहले के लोग जो थे, वो ये सोचते थे कि जो पोल स्टार है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो ये कंपास जो है पोल स्टार को अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये एक्चुअली एक गलत थ्योरी थी। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि नॉर्थ पोल में एक आइलैंड है जो इन कंपासेस को बुलाता है अपनी तरफ, तो वो सारे नॉर्थ को पॉइंट करते हैं। मतलब ये सब अंधविश्वास वाली थ्योरीज थी पहले। तो विलियम गिलबर्ट ने एक्चुअली ये चीज़ बताई कि अच्छा, मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये लोड स्टोन जो होते हैं, मैग्नेट जो होते हैं, ये अपने आप को अलाइन करते हैं। और इनके ऊपर उन्होंने 1600s में एक बहुत शानदार बुक भी लिखी जिसका नाम था डी मैग्नेटे। उसमें उन्होंने बहुत सारा कुछ बहुत काम की चीज़ें बताई लोगों को, जिसके ऊपर फर्दर लोगों ने बहुत आगे काम किया और चीज़ें डेवलप की। और इसके अलावा विलियम गिलबर्ट जो थे, उन्होंने पहला इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किया था जो था एक इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेसिकली फॉर नाउ आप ये सोचो, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली चार्ज को बताता है, कोई भी चीज़ चार्ज है कि नहीं ये बताता है। लेकिन ये ऐसा कैसे बता पाता है या कैसे काम करता है, उस टाइम पे विलियम गिलबर्ट को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने बना तो दिया था। तो वो सोचते थे एक्चुअली जो चार्ज है उस टाइम पे वो सोचते थे कुछ फ्लूइड जैसा है, राइट, कि अगर आपने किसी एम्बर को घिसा तो उस एम्बर में से कुछ फ्लूइड जैसा जो निकल जाता है, और निकलने की वजह से उस एम्बर में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि दूसरों को अट्रैक्ट करने लग जाता है वो। तो ऐसा वो सोचते थे। उस फ्लूइड को वो एफ्लूवियम भी बोलते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ साल और बीते, 40-45 ईयर्स और बीते। देन इसके बाद आए थॉमस ब्राउन। ये भी लंदन के रहने वाले थे, इंग्लैंड में ही। तो थॉमस ब्राउन ने जो अपने विलियम गिलबर्ट साहब थे, उनकी जो बुक थी डी मैग्नेटे, उसमें से जो फर्स्ट वर्ड उन्होंने उठाया वो था इलेक्ट्रिकस, और जिसका मतलब होता था इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली बार हिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड था वो अपने थॉमस ब्राउन भाई साहब ने यूज़ किया था 1646 में। और वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिकस जो वर्ड उठाया था, इलेक्ट्रिकस एक्चुअली आया था इलेक्ट्रॉन से, विच वॉज द लैटिन नेम फॉर एम्बर, वो जो एम्बर अपना था जिसको घिस रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली बार हिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सबके सामने आया। देन इसके बाद कुछ साल और बीते। देन कहानी आती है अपना बेंजामिन फ्रैंकलिन की। अब आई डोंट नो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो जैसे इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में जैसे अपने गांधी जी थे, अंबेडकर जी थे, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उस टाइप से बेंजामिन फ्रैंकलिन भी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है उनको। तो ये भी अमेरिका के थे। तो एक बार 1752 में इन्होंने बहुत एक खास एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली उसके पीछे मुद्दा ये था कि उनके जो साथ के साइंटिस्ट लोग थे वो इनको छेड़ते थे कि मतलब आसमान में जो बिजली कड़कती है उसमें भी शायद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ हो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इसके चक्कर में क्या एक दिन बहुत स्टॉर्म था, बहुत आंधी तूफान चल रहा था, राइट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बेटे को बोला चल बेटा पतंग उड़ाएंगे अपन। अब पतंग में उन्होंने क्या किया कि 2 रस्सियां बांधी। एक तो थी नॉर्मल सिल्क की रस्सी जिससे वो उड़ा रहे थे, और एक हेम्प की रस्सी थी। हेम्प मतलब बेसिकली वूल जैसा कुछ होता है, उसमें वाटर जो है, मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ऐसे 2 रस्सियों से वो एक पतंग को उड़ाए। बच्चे को बोले, बेटे को बोले कि जब बेटा तू पतंग रिलीज करना, मैं उड़ाऊंगा। तो आंधी तूफान चल रही थी। तो जो हेम्प वाली रस्सी थी उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उन्होंने हेम्प वाली रस्सी में ना एक चाबी बांधी थी। अब हो ये रहा था कि मॉइस्चर के चक्कर में, स्टॉर्मी पूरा मौसम था, मॉइस्चर के कारण जो हेम्प की रस्सी थी वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई थी, गीली गीली हो गई थी। तो अब जो चार्ज था, एक्चुअली हवा में भी चार्ज होता है, बादलों में चार्ज होता है, राइट। तो उसी की वजह से जब बादल मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, हेम्प की जो रस्सी थी उसमें से एक्चुअली चार्ज होते हुए, चाबी में होते हुए हेम्प की रस्सी से नीचे आके एक लाइडेन जार था। अब ये लाइडेन जार और कुछ नहीं था, एक कैपेसिटर ही था। फर्स्ट जो कैपेसिटर दुनिया में बना था वो लाइडेन जार था। इसके बारे में जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो लाइडेन जार था, वो एक्चुअली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो अब उनको ये चीज़ क्या पता चली कि जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो सिल्क वाली रस्सी और जो हेम्प वाली रस्सी थी ना, दोनों ऐसे दूर हो गए थे। तो वहां से उनको एक थॉट ये आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपने पढ़ा भी है कि सेम प्लस प्लस रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करता है। तो दोनों रस्सियां ना थोड़ी दूर दूर ऐसी लटक रही थी, चिपक नहीं रही थी। इसका मतलब दोनों रस्सियों में लाइक चार्ज था। और इसके बाद जब वो लाइडेन जार जो नीचे जार रखा था उसको उन्होंने जब टच किया बाद में, तो टच करने पे हल्का सा स्पार्क लगा उनको। तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि आकाश से, बादलों में से जो चार्ज था वो फ्लो करके आके इस लाइडेन जार में इकट्ठा हो गया था। और जब उन्होंने उसको टच करने गए तो उनको स्पार्क लगा, झटका लगा। तो वहाँ से उनको समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। और यहीं से उन्होंने वर्ल्ड का पहला लाइटनिंग रॉड बनाया। लाइटनिंग रॉड आपने देखा होगा, कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग रॉड लगी रहती है। तो लाइटनिंग रॉड लगे रहने का कारण यही है कि जब बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कड़क के उस लाइटनिंग रॉड पे लगती है तो होते हुए ज़मीन में चली जाए। नहीं तो अगर वो बिल्डिंग पे डायरेक्ट लाइटनिंग गिरेगी ना, मतलब बिजली कड़केगी, तो बिल्डिंग टूट सकती है, मतलब
देखा ही होगा, ऐसा धमाका होता है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने लाइटनिंग रॉड की इन्वेंशन की और इसी के बाद उन्होंने प्लस माइनस चार्जेस का भी डिस्कवरी किया कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक को प्लस बोलते हैं और एक को माइनस बोलते हैं। तो विलियम गिलबर्ट और उनके पहले थेल्स के टाइम से मतलब चार्ज का कॉन्सेप्ट सामने आया था, इन लोग उसको और डेवलप करते चले गए, राइट। देन इसके बाद 1789 में आते हैं लुइगी गैल्वानी। तो ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। तो बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ खेल किया और आपने गैल्वेनिक सेल जो होता है वो भी सुना होगा, वो इन्हीं के नाम पे ही बनाया गया, इन्होंने ही बनाया था एक्चुअली, राइट। तो एक्चुअली एक बार क्या होता है, लुइगी गैल्वानी जो थे एज अ डॉक्टर ये काम करते थे, ठीक है, एनाटॉमी का काम करते थे, तो चीरा फाड़ी करते थे। तो एक बार क्या हुआ था, कुछ फ्रॉग्स के लेग्स के साथ वो कुछ खेल रहे थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, दो मेटल की प्लेट्स ले ली, एक कॉपर एक जिंक, ऐसे चिपका दिया, ठीक है। उन दोनों में से एक तार निकाला और पता नहीं वैसे ही खुराफात करने के चक्कर में फ्रॉग के जो कमर था वहां पे एक तार को अटैच किया और एक तार को लेके फ्रॉग के पैर में टच किया। तो देखा फ्रॉग का पैर ऐसे ऐसे टॉइंग टॉइंग करता है। तो वहां से उनको समझ में आया, तो उन्होंने लिखा कि फ्रॉग या कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर जो होता है वो चार्ज होता है, उसके नर्वस सिस्टम में और उसके जो मसल्स होते हैं इनमें चार्ज होता है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम किसी को पता नहीं था, तो सब सोचे कि भाई ठीक है, बढ़िया चीज़ है। फिर इसी के एक साल बाद एलेसांड्रो वोल्टा, ये भी इटली में उनके दोस्त ही थे, तो उन्होंने गैल्वानी की रिसर्च पढ़ी और देखा कि अरे फ्रॉग तो टॉइंग टॉइंग करता है, ट्विच करते हैं उसके पैर जब अपन ऐसे करके टच कराते हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि एक्चुअली ऐसा नहीं था कि किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ में जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर चार्ज ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक्चुअली क्या किया, काफ़ी सारे मेटल्स के साथ स्टडी की। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग मेटल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन के प्रति अलग अलग, मतलब चार्ज के प्रति अलग अलग एफिनिटी होती है, अलग अलग इच्छा होती है। कोई लेना चाहता है चार्ज को, कोई देना चाहता है चार्ज को, और इसी वजह से चार्ज का फ्लो होता है, कोई लेना चाहता है कोई देना चाहता है, ठीक है। तो चार्ज घूमता है, उसी से झटका लगता है, तो इसी से वो फ्रॉग के पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो ये था। और इसी के बाद एलेसैंड्रो वोल्टा ने अपनी सबसे पहली, वर्ल्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई, दैट वाज वोल्टैइक सेल, आपने सुना होगा आई होप, है ना। इसी के बीच में, इसी के दौरान एक्चुअली हेनरी कैवेंडिश थे। अब हेनरी कैवेंडिश एक्चुअली बहुत शर्मीला बंदा था। तो ये क्या करता था, इसके मतलब बढ़िया रईस आदमी था, खूब अच्छा पढ़ाकू भी था, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे पर्सन थे। लेकिन पंगा ये था कि इनको ना जो अपने फीमेल सर्वेंट्स थे, नौकर थे घरों में, तो उनके साथ बात करने बहुत पड़ती थी। मतलब इन जनरल ये वुमेन के साथ, गर्ल्स के साथ बात करने बहुत पड़ती थी इनकी। हेनरी कैवेंडिश जो थे अपने घर में जो नौकरानियाँ थी उनके साथ नोट्स के थ्रू बात करते थे कि भैया चाय लेके आओ, भैया मेरे को ये चाहिए, ऐसा करके लिख के देते थे और कम्युनिकेट करते। मतलब ही वॉज अ वेरी शाय पर्सन, ठीक है, वेरी अफ्रेड ऑफ वुमेन। तो ये क्या करते थे, कई बार ऐसा करते थे। अब बैटरी के बारे में तो पता चल गया था, मार्केट में खबर आ गई थी कि हाँ बैटरी बन गई है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए करते थे, खुद को शॉक लगाते थे, खुद को झटका देते थे। तो उससे जितना पेन होता था उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, उसको मेजर करते थे। तो यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने मेजरमेंट ऑफ करंट के बारे में उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया कि किस तरीके से अपन करंट को माप सकते हैं, राइट। और इसके अलावा इन्होंने बहुत काम किया। इसमें से एक इंपॉर्टेंट काम ये भी था, इन्होंने जो अपना न्यूटन का इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होता है, राइट। तो उसमें जो जी आता है, F बराबर G m1 m2 बाय r², राइट। तो उसमें जो ये बड़ा वाला जी था, कैपिटल जी था, इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली एक बहुत ही सेंसिटिव टॉर्शन बैलेंस से, और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया। बहुत खतरनाक आदमी थे ये, और इन्होंने इसी के थ्रू अर्थ का पूरा अर्थ का मास भी कैलकुलेट करके निकाला था। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट एट दैट टाइम, 1770s में, जब टेक्नोलॉजी मतलब था ही नहीं एक्चुअली वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद अपने आते हैं हीरो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग के जो थे, ही वाज चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एक्चुअली आर्मी में भी काम किया, इन्होंने बहुत सारी जगह काम किया, लेकिन फाइनली आर्मी में जब ये थे तो वहाँ पे इनकी जो डेवलपमेंट्स थी बहुत अच्छी, बहुत एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट्स इन्होंने की। तो सबसे पहले इन्होंने एक्चुअली फ्रिक्शन के ऊपर काम किया था, जो अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे फ्यूचर में, मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो जब फ्रिक्शन आपने पढ़ा भी होगा कई लोगों ने, तो फ्रिक्शन के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया था। मेन इनका काम ये था, इन्होंने ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ पूरा प्रूव किया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी चलने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये उन्होंने एक्चुअली बताया। तो ये कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी कहलाता है, इसके बारे में पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हीरो जो इनको कहलाते हैं हीरो, बिकॉज ही फाउंड द फर्स्ट क्वांटिटेटिव लॉ, जिससे अपन बता सकते हैं कि कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है। तो इसको भी उन्होंने एक्चुअली हेनरी कैवेंडिश भाई साहब से हेल्प लेके टॉर्शन बैलेंस के थ्रू इन्होंने निकाला था।
तो यहाँ पे इन्होंने जैसे G m1m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्होंने फॉर्मूला निकाला था K(Q1Q2)/r²। और यही फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट था एक्चुअली, जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव लेवल पे बातें होती रही और चीज़ें डेवलप होती चली गई। ठीक है, देन इसके बाद अपन चलते हैं 1820s में, जब डेनमार्क में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ हो गई थी, जिसमें सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी एकदम पागल हो गई थी, एकदम भौचक्के रह गए थे कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, और ये हो भी रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे पढ़ने वाले थे। और ये कहानी है हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड की, तो इनके बारे में आप देख सकते हो। तो हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड एक बहुत ही अच्छे टीचर थे और ये अपने स्टूडेंट्स को दिखाते रहते थे कि भाई देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ कुछ ऐसा है। उस टाइम तो इतना नहीं था डेवलप, जितना भी था वो अपने स्टूडेंट को सिखाते थे और कुछ कुछ खोजते रहते थे। और हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये चीज़ों को एकदम रिलीजन की तरह मानते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई को एकदम सोचते थे कि सबको पढ़ना लिखना है, सबको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहते थे। तो एक बार क्या होता है, हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड जो थे तो ये कुछ लैब में अपने क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे, तो एक सर्किट कुछ था, उसमें तार ऐसी जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, टेबल पे एक कंपास रख दिया था, और वो कंपास मतलब नॉर्थ साउथ दिखाने वाला अपना वही कंपास, तो कंपास रख दिया। अब होता ऐसा था कि उन्होंने एक बार नोटिस किया कि जब वो स्विच ऑन करते हैं तो वो कंपास हिलता है और हिल के एक दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है अदर देन नॉर्थ। मतलब पहले सपोज कंपास ऐसा था राइट, और तार ऐसी जा रही ऊपर से, इमेजिन करो। तो कंपास ऐसा था, जब आपने स्विच ऑन किया, जब उस सर्किट में से करंट फ्लो हुआ, उस तार में से करंट फ्लो हुआ, तब ये कंपास का जो निडल था ये घूम के कुछ और डायरेक्शन में अलाइन हो जाता। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहली बार किसी ने ये चीज़ नोटिस की थी कि करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिश्ता है, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ संबंध है, कुछ लोचा है। तो वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की तरफ, जिसे आगे जाके अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलने वाले थे। और यही आगे जाके ऑयस्टर्ड लॉ भी बनने वाला था, दैट इज अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक निडल। इसके बाद आए आंद्रे मारी एम्पियर। अब इनकी सबसे तगड़ी बात ये थी कि ये भी फ्रांस में थे और इन्होंने ऑयस्टर्ड की जो रिसर्च थी उसको स्टडी की, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो उनको भी एकदम दिमाग खराब हो गया, भाई ये क्या बवाल है। तो इन्होंने एक्चुअली वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था कंपास का, उसको एक्सप्लेन करा किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से, जिसके बारे में हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा बताया कि जो करंट कैरिंग वायर थी, उन्होंने बोला अगर आप अपने अंगूठे को करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में रखोगे और जिस डायरेक्शन में आपके हाथ घूमेंगे राइट हैंड, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिस डायरेक्शन में आपका हाथ घूमेगा। तो करंट अगर ऐसी जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होगी राइट। तो तार के आजू बाजू ऐसी गोल गोल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स होने वाली थी। तो एक्चुअली उस टाइम फील्ड का आइडिया था नहीं मार्केट में, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। फील्ड का आइडिया 1831 में आया और बाद में आया जब माइकल फैराडे, एक बहुत ही तगड़े रेवोल्यूशनरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट सामने आए थे, उन्होंने एक्चुअली बताया था। और आंद्रे मारी एम्पियर जो थे, उन्होंने आगे सोलेनॉइड की भी इन्वेंशन की थी, लेकिन काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है अपने माइकल फैराडे भाई साहब को, क्योंकि ये हो कैसे रहा है, कोई भी चार्ज, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट पे, कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे करके फोर्स लगा रही है, ये डिपेंड करता है कि स्पेस में कुछ ना कुछ लोचा है, उस लोचे को बोला गया फील्ड। तो माइकल फैराडे ने ये बताया कि कोई भी मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगाती है, लेकिन बीच में कुछ कनेक्शन तो होता नहीं उनके। तो बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में हर चीज, जैसे मास है, चार्ज है, ये अपने आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट करती है, एक अपना इफेक्टिव जोन क्रिएट करती है, एक अपना प्रभाव क्रिएट करती है, जिसकी वजह से दूसरी वाली बॉडी पे, जैसे एक मास है तो वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा पाती है, एक चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाती है। तो इस तरीके से फील्ड का कॉन्सेप्ट एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसने चीज़ों को समझाने में बहुत मदद की। तो वेरी मच थैंकफुल टू माइकल फैराडे भाई साहब, इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया फिजिक्स को। देन इसके बाद एक बहुत ही मेजर डिस्कवरी इन्होंने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब उसमें होता क्या है, आपने शायद पढ़ा भी होगा माइकल फैराडे का जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो था, कि एक लूप था, एक तार को ऐसे गोल घुमा के रख दिए। अब अगर एक बार मैग्नेट आप लेते हो और उस बार मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे करते हो, तो इस तार में से करंट फ्लो होने लग जाती है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम ज्यादा हो रही थी, क्योंकि मैग्नेट दूर पास हो रहा था राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही होती है तो इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है तो हमको पता है करंट फ्लो हो जाती है राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अ थ्योरी। माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने को प्रूव कर दिया था। और आगे जाके हमने देखा कि इन्होंने डायनामो की भी इन्वेंशन की, जो अपने बड़े बड़े बांध वगैरह में, डैम वगैरह में जो टर्बाइंस होते हैं
वो एक्चुअली इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। इनके बारे में फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ, सो आप देखना ज़रूर, राइट। और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के टाइम के एक पर्सन थे जोसेफ हेनरी, ये भी अमेरिकन थे। तो इन्होंने बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए। माइकल फैराडे की उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद बहुत पावरफुल इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप किए, जो कि 3300 पाउंड्स तक का वजन उठा सकती थी। और ये भी 1790s की बात है, 1800s की स्टार्टिंग की बात है। तो इन्होंने जो काम किया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू, जो काम किया, ये आगे जाके मोटर, टेलीग्राफ, गाड़ियाँ, उन सब की तरफ लेके जाने वाली थी एक्चुअली हमें, राइट। और फाइनली इन सब के जो पापा हैं, इन सब के काम को जिन्होंने इकट्ठा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी दी, ही वॉज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और वो बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे, बहुत ही तगड़े फिजिसिस्ट थे। और सबसे अच्छी बात थी कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनको बहुत रिसोर्स मिला था ताकि ये अपनी पढ़ाई, अपने मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक लेके जा पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अभी तक जितने भी अपने मारी बाबा, फाराडे है, जोसेफ हेनरी है, उनके पहले गिलबर्ट हैं, एलिसेंड्रो वोल्टा, इन सब की थ्योरीज को इकट्ठा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी मैथमेटिकली समझाई सबको। बहुत सारी चीज़ इसमें प्रूव नहीं हुई थी, मतलब रियल लाइफ में नहीं देखा गया था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकली बता दिया था कि फ्यूचर में ये चीज़ें अपन को मिलने वाली है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, ये सब वेव्स के फॉर्म में उनको मिल रही थी, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि फ्यूचर में हम इनको वेव के फॉर्म में देखने वाले हैं, और ये सब वेव लाइक नेचर की ही हैं, राइट। तो इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1873 में, ट्रीटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें इन्होंने अपने सारा काम दिया था, जिसमें 4 फेमस मैक्सवेल की इक्वेशंस है जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाती है। तो बाबा मैक्सवेल ने एक्चुअली सारा जो काम हुआ था अभी तक उसको इकट्ठा करके इसको बताया, मैथमेटिकली बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली कुछ एक अलग चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली कुछ अलग चीज़ है। इनको यूनिफाई किया, इनको एक किया। पहले सब लोग इनको अलग अलग समझते थे, जबकि ये एक ही सिक्के के 2 साइड्स थे बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस तरीके से थैंक्स, वेरी बिग थैंक्स टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, क्योंकि उनकी वजह से अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा लीप कर गई, बहुत ज़्यादा जंप कर गई आगे। और इनको प्रूफ किया, इनको मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सही हैं, इनको फिजिक्स में मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके, फिजिकल रियल एक्सपेरिमेंट्स करके हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया, इन्होंने दिखाया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉसिबल हैं, जो कि मैक्सवेल ने मैथमेटिकली पहले प्रेडिक्ट की थी, पहले अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा होगा, और उसको हाइनरिक हर्ट्ज ने प्रूव किया। और हर्ट्ज के जो सरनेम है हर्ट्ज, उन्हीं के ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई वेव कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने देखा होगा यूनिट दिया रहता है हर्ट्ज, HZ। तो हर्ट्ज जो यूनिट है वो इनके सम्मान में किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में हम बताते हैं, ठीक है। फाइनली जो अपने स्टोरी है, इनका नाम बड़ा खतरनाक है, गालिलियो मार्कोनी आपने सुना होगा, जिनका नाम वायरलेस टेलीग्राफ के साथ रिलेटेड है। 1895 में इन्होंने वायरलेस को डेवलप किया। तो ये बेसिकली एक इटालियन साइंटिस्ट थे और उस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही इन्होंने वायरलेस जो टेलीग्राफ है, यहाँ से हम सिग्नल कहीं और भेज सकते हैं वायरलेसली बिना तार के, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, रेडियो ट्रांसमिशंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन इटली में दिक्कत ये थी कि वहाँ पे उतना ज़्यादा उनको ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अपने काम को दिखाने की। तो इसको लेके वो गए ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की जो नेवी थी उस टाइम में वो बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत तगड़ा देश था। ब्रिटेन ने मतलब बेसिकली इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर्स थे, वो काफ़ी सारे देशों पे कब्जा भी किया, इंडिया पे भी कब्जा किया। तो ब्रिटेन जो था बहुत तगड़ा देश था, और आप देखोगे ब्रिटेन एक लौता देश है जिसको किसी ने आके कब्जा नहीं किया, ब्रिटेन ने सबको कब्जा किया है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कंट्री और है जो किसी के अंडर नहीं आया कभी, इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो उस कंट्री का नाम क्या आप जानते हो क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मार्कोनी जो थे, इन्होंने टेलीग्राफ के ऊपर बहुत ज़्यादा, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, और इनको 1909 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में फॉर वायरलेस टेलीग्राफी। और ये जब ब्रिटेन गए तो वहाँ पे उन्होंने नेवी को अपनी टेक्नोलॉजी दी। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू नेवी जो थे, आपस में जो शिप्स थे, इतने बड़े बड़े समुद्र में शिप्स घूमते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो, तो उसके लिए इनका रेडियो पहली बार यूज़ किया गया। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट इन्वेंशन, इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया कि रेडियो के थ्रू अपन बात कर सकते थे, जबकि मतलब वही अपना पहला फ़ोन था काइंड ऑफ, राइट। रेडियो से अपन बात करें वॉकी टॉकी से, राइट। तो वही एक्चुअली पहला बहुत मेजर स्टेप था कम्युनिकेशन की तरफ। फिर इसके बाद आप देखोगे 1900s में
वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई, देन वर्ल्ड वॉर 2 आई। और एक्चुअली जब भी ये वर्ल्ड वॉरें होती है पूरे वर्ल्ड में तो बहुत धमाका मच जाता है और मतलब एक्चुअली बहुत वरीइंग की बात है। लेकिन एक्चुअली उस दौरान सब जो कंट्रीज है, जैसे अमेरिका है, यूएस है, यूएस अपना यूएसएसआर है, रशिया वगैरह, यूरोप वगैरह है, तो सोवियत यूनियन बोलते हैं उसको, तो ये दोनों ही कंट्रीज और दूसरी भी कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना चाहती हैं ऐसी वर्ल्ड वॉर्स। मतलब सब चाहती है कि हम दूसरे को ट्रैक करें, अपने दुश्मन को पहले ही आइडिया लगा ले कि वो कहाँ हमला करने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती चलेगी। तो आप देखोगे रेडियो और ज़्यादा डेवलप हुआ, सैटेलाइट, रेडार, देन काफ़ी सारे स्पेस में सैटेलाइट्स को भी भेजा गया जिसके थ्रू नेविगेशन वगैरह और स्ट्रॉन्ग किया गया। बहुत सारे कैमराज वगैरह डेवलप हुए, आप देखोगे फोटोग्राफी वगैरह उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। देन इसी तरीके से कंप्यूटर्स आए मार्केट में, और एक बहुत प्यारी मूवी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, द इमिटेशन गेम, जिसमें वर्ल्ड का पहला एक्चुअली कंप्यूटर दिखाया गया है, जो कि जो हिटलर के जो जर्मन ट्रूप्स थे जो कोडिंग के थ्रू, रेडियो के थ्रू कोड्स भेजते थे, जो भी आइडियाज़ होते थे, जो भी उनके बातें होती थी, कम्युनिकेशन होती थी, वो कोड्स के थ्रू भेजते थे। तो वो कोड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो ब्रिटिश लोगों ने, उसमें एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसके बारे में आप देखना, द इमिटेशन गेम, उसमें अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, तो उनने बहुत तगड़ा रोल किया है। और उसमें दिखाया कि फर्स्ट जो कंप्यूटर है, फर्स्ट मैथमेटिकल कंप्यूटर जो है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपने हिटलर के जो कोड्स थे उनको डिकोड करने के लिए। तो उसका आप जरूर देखना। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर के थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस करती चली गई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहानी और आगे बढ़ती चली गई। हमारे पास कंप्यूटर्स आए, हमारे पास लाइट बल्ब्स आए, हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया, सैटेलाइट, टावर्स, ये सब डेवलप होते चले गए। और आज हम अपने आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजी देख पाते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट पिद्दी सा चार्ज, जिसको आप कभी घर पे भी देख सकते हो। अगर आप एक कंघी को अपने बालों में रब करो और छोटे छोटे पेपर्स को ऐसे उठाओगे तो चिपक के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पिद्दी सी चीज़ है, पिद्दा सा चार्ज है, इस चार्ज ने हमारे आसपास की जितना भी कुछ हम देख सकते हैं इन सबको एकदम बदल के रख दिया। और आज आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हो, ये टेक्नोलॉजी क्यों है हमारे आसपास, इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन इनके साथ खेलने से। अपन क्या करते हैं, इनके साथ खेलते रहते हैं, मोबाइल पे गेम्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजीज डेवलप किस तरीके से हुई, पहले जब कुछ नहीं था और आज जब सब कुछ है, तो ये डिफरेंस आया कैसे, उसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये सोचता हूँ कि यार एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ नॉट लाइक कि अकेडमिकली आप पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाए, दैट्स ऑल। नहीं, एजुकेशन होता है कि आपके अंदर थॉट होना चाहिए, आप सोचने चाहिए, आप चीज़ों को कैसे अप्रोच करें वो सीखें, आप चीज़ों को जाने कि वो कैसे बना, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ बन रही है तो किस तरीके से बन रही है, राइट। तो वो एजुकेशन है, ना कि अपने सिर्फ नंबर्स, मार्क्स, ये सब एजुकेशन है। तो एजुकेशन ज़रूरी है, मतलब ये वाली एकेडमिक वाली, लेकिन अंदर का जो अपने क्यूरियस बच्चा जो होता है उसको आई विश कि, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको कभी मरने मत देना। अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के क्यूरियस बच्चे को कभी मरने मत देना। कुछ कुछ सीखते रहो, कुछ कुछ बढ़िया करते रहो। और आई होप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वीडियो से आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं फ्यूचर में जो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें भी इन साइंटिस्टों की और डीप कहानियाँ लेके आऊँगा कि किस तरीके से ये काम करते थे। और जैसे एक छोटी सी स्टोरी आप खुद एक्सप्लोर करना कि जो एरविन श्रोडिंगर थे, उनकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में जिन्होंने बताया केमिस्ट्री में, तो वो एक्चुअली साइंस के इमरान हाशमी थे। तो इसके बारे में आप ज़रूर देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो नई प्लेलिस्ट बनने वाली है उसके सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में एक एक देखो, तो आपको ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, फ्यूचर में आपको आईपैड भी ज़रूर लेना चाहिए। मैंने एक रीसेंट आईपैड के ऊपर अपना वीडियो बनाया था, राइट, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर ये अच्छा लगा तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, कुछ नया सीखने मिला, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।